अब हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसे आप काफी ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो यकीन मानिए आप जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम से संबंधित जितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। क्लियर है? तो आप इसे काफी ध्यान से पढ़िए, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी रोचक है। क्लियर है? ठीक है। तो चौथा पॉइंट कहता क्या है वो स्टेटमेंट यहां पे लिखा गया है। क्लियर है? अभी मैं इस स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा हूं अभी। तो इस पॉइंट को समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है। क्लियर है? और इस रॉड का नाम हम कुछ देते हैं। मान लेते हैं कि ये रॉड मेरा क्या है, ए बी रॉड है। यह मेरा रॉड क्या है, ए बी है। ठीक है? और हमने इस रॉड के इस एंड पे कोई फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने एफ माना, और यह फोर्स इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ठीक है। और रॉड के इस एंड पे हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया। क्लियर है? और यह फोर्स का भी इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कितना है, एफ ही है, और यह फोर्स भी इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ठीक है। तो क्या यह फोर्स कपल का निर्माण कर रहे हैं? तो मेरा आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल एवं अपोजिट हैं। साथ ही साथ इन दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है, यानी कि फोर्स का यह जो पेयर है यह पेयर कपल कहलाएगा। क्लियर? सॉरी, क्लियर है? ठीक है। तो यह फोर्स का यह पेयर क्या है, कपल है। तो इस कपल का मोमेंट कितना होगा? तो इस कपल का जो मोमेंट होगा, मोमेंट ऑफ कपल कितना होगा? तो मोमेंट ऑफ जो कपल होता है वह क्या होता है, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो मान लेते हैं कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, एफ है, इनटू दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि इस रॉड का जो लेंथ है वह लेंथ एल है। इस रॉड के लेंथ को हमने कितना माना, एल माना। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह इस रॉड का लेंथ ही होगा। क्लियर है? तो फोर्स इंटू क्या लिखेंगे, एल। तो मोमेंट ऑफ कपल जो होगा वह कितना होगा, कुछ इतना होगा। और इस मोमेंट ऑफ कपल का जो डायरेक्शन होगा वह किस डायरेक्शन में होगा? तो इस मोमेंट ऑफ कपल के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कलम कहाँ रखेंगे, इस ए पॉइंट पर रखेंगे, और जिधर मेरा दूसरा फोर्स है इस कलम को मुड़ाएंगे। तो फोर्स दूसरा नीचे की ओर है, या सेंस मेरा कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। यानी कि इसका सेंस जो होगा, इस मोमेंट ऑफ कपल का जो सेंस होगा वह क्लॉकवाइज सेंस में होगा। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे, यानी कि रॉड के इस ए पॉइंट पे कोई फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, परपेंडिकुलरली ऊपर की ओर लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड एफ है। क्लियर है? और रॉड के इस पॉइंट पे यानी बी पॉइंट पे कोई फोर्स एफ जो है परपेंडिकुलरली नीचे की ओर लग रहा है। क्लियर है? ठीक है। और यदि हम लोग इस ए पॉइंट के अबाउट लगने वाले इस रॉड पर नेट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहे तो वह होगा कितना, आइए हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि इस ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है वह टाउ ए है। तो टाउ ए जो होगा वह कितना होगा? तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0, प्लस इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना, इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना हमारे पास है, एफ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल है, यानी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना होगा, इस रॉड का लेंथ ही ना होगा। क्लियर है? तो एफ प्लस इंटू एल हो जाएगा। तो टाउ ए बराबर क्या हो गया, एफ इंटू एल हो गया। और ये किस डायरेक्शन में होगा, तो देख लो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब यदि हम लोग इस बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहे तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होगा वह कितना हो जाएगा? तो इस बी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह इस फोर्स का कितना होगा, एफ इंटू एल होगा। क्लियर है? और इस फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बी पॉइंट से ही होकर गुजर रहा है यह फोर्स। तो प्लस क्या लिखेंगे, 0, तो बराबर क्या आ जाएगा, एफ इंटू एल आ जाएगा। और इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा बी पॉइंट के अबाउट? तो हम लोग देखते हैं कलम को कहां रखेंगे, बी प्लस रखेंगे, फोर्स किधर है, ऊपर की ओर है, ऊपर क्यों मुड़ाएंगे, तो सेंस कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस इन हो जाएगा। हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, सेंस क्या कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। यदि हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहे, यानी कि पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहे, पॉइंट सी क्या है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क होगा वह टाउसी यदि मान ले तो टाउसी कितना होगा, टाउसी कितना होगा? तो टाउसी जो होगा वह कितना हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट,
इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यह डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास L/2 होगा, तो फोर्स इंटू L/2 सेंस कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और इस फोर्स का जो टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट वो भी कितना हो जाएगा, F इंटू L/2। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक का जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा वह भी कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, और फोर्स किधर है, नीचे की ओर है, तो सेंस कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी कि इस सी पॉइंट के अबाउट इस रॉड पर लगने वाला जो नेट टॉर्क हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, FL क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब यदि हम लोग यहां पे इसको मिटा देते हैं, यहां पे हम कोई पॉइंट चूज कर ले, डी पॉइंट, यहां पे हमने कोई पॉइंट चूज किया और इस पॉइंट को हमने कितना बोला, डी पॉइंट बोला। क्लियर है। अब इस पॉइंट यहां पे हमने एक पॉइंट चूज किया और इस पॉइंट को हमने कितना बोला, डी पॉइंट बोला। तो इस डी पॉइंट के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट से और इस डी पॉइंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x है। क्लियर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यह पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का l है और यह डिस्टेंस हमने x माना, तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा l-x हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो डी पॉइंट के अबाउट इस रॉड पर लगने वाला नेट टॉर्क अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो टाउ डी कितना हो जाएगा, टाउ डी बराबर देखते हैं। तो इस डी पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का, इस एफ फोर्स का जो टॉर्क होगा वह क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू एक्स सेंस क्लॉकवाइज, प्लस इस डी पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वह क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से लेके यहां तक का यह जो डिस्टेंस होगा, यहां से लेके यहां तक का यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, l-x सेंस कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, F इंटू एल ही मिल जाएगा। यह भी कौन सा सेंस हो गया, क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। यानी इस डी पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क हमें कितना मिल गया, F इंटू एल ही मिला क्लॉकवाइज सेंस में। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहां पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग ई पॉइंट बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ई पॉइंट बोल देते हैं। और यह जो पॉइंट ई है वह यह जो पॉइंट है ई पॉइंट जो है वह इस रॉड से कितना परपेंडिकुलरली हाइट पे है, h हाइट पे है। और यह जो पॉइंट है यहां से कितना डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं कि m डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे है, m डिस्टेंस पे है। क्लियर है, यानी कि इस a पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वह m है और यहां से लेकर के यह जो e का हाइट है वह कितना है, h है। क्लियर है, ठीक है। तो इस e पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है और e कैसा पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, यह स्पेस में कहीं भी है। क्लियर है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लेते हैं ई पॉइंट के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क टाउ ई है, तो टाउ ई बराबर क्या लिखेंगे, ई पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो ई पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ई पॉइंट्स के अबाउट इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, यही डिस्टेंस होगा ना। और यह डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, m है। फोर्स इंटू क्या लिखेंगे, m। सेंस कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। प्लस अब इस फोर्स का इस ई पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस फोर्स का इस ई पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा और यह डिस्टेंस होगा कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस m है, तो यह डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, l-m मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो फोर्स और इस ई पॉइंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा, l-m हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ई पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होगा उसे हम लोग कितना लिखेंगे, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना है इस समय, l-m है। और यह किस डायरेक्शन में होगा, तो यह भी किस डायरेक्शन में हो जाएगा, देखो यहाँ पे अपना कलम रखेंगे और फोर्स ऐसे करेंगे कलम को, फोर्स किधर है, नीचे की ओर है, इसको इधर से रोटेट कराएंगे, तो यह कौन सा सेंस हो गया, क्लॉकवाइज सेंस हो गया। जब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, F इंटू एल ही मिल जाएगा क्लॉकवाइज सेंस में। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही रोचक चीज देख रहे हैं कि इस ए पॉइंट के अबाउट जब हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था तो हमें कितना मिला था, FL ही मिला है। इस बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट किया तो भी हमें कितना मिला, FL ही मिला। इस सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट किया तो भी हमें कितना मिला, FL ही मिला। क्लियर है, इस डी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट किया तो भी हमें कितना मिला, FL ही मिला। इस ई पॉइंट के अबाउट, जनरल पॉइंट ई है कोई कहीं भी है स्पेस में, तो इस ई पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क हमें कितना मिला, FL ही मिला। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि
टाउ ए, इस तरह से हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, टाउ ए बराबर टाउ बी लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं, टाउ सी लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं, टाउ डी लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं, टाउ ई लिख सकते हैं। क्लियर है? और यह सब किसके बराबर देख रहे हैं, एफ एल क्या है, एफ एल जो हमें मिला है वह क्या है, मोमेंट ऑफ कपल है। तो बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ कपल। क्लियर है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर है? यानी कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले तब, या हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले तब, या सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाले तब, या इस डी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले तब, या हम इस ई पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले तब, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे तो वह किसके इक्वल हमें मिल जा रहा है, मोमेंट ऑफ कपल के इक्वल मिल जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, यानी कि इस ए पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा सो ही क्या होगा, बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा सो ही क्या होगा, सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा सो ही क्या होगा, डी पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा सो ही क्या होगा, ई पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा। यानी कि स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट कपल के कारण जो टॉर्क होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? और वह होता कितना है, मोमेंट ऑफ कपल के इक्वल होता है। क्लियर है? ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको हमेशा याद रखना है। क्लियर है? और यह स्टेटमेंट वैलिड किसके लिए है, केवल कपल फोर्स के लिए वैलिड है। यानी कि यहाँ पे अगर 10 न्यूटन है तो यहाँ पे भी कितना न्यूटन होना चाहिए, 10 न्यूटन होना चाहिए। यहाँ पे 20 न्यूटन है तो यह भी फोर्स कितना न्यूटन का होना चाहिए, 20 न्यूटन का ही होना चाहिए। यानी कि कपल फोर्सेस के लिए ही यह स्टेटमेंट वैलिड है, कपल फोर्सेस नहीं है तो यह स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। क्लियर है? तो जब कभी भी किसी भी रिजिड बॉडी पर कोई कपल लग रहा होगा, क्लियर है, तो उस कपल के कारण स्पेस में किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे तो वह टॉर्क क्या होगा, किसके इक्वल होगा, तो मोमेंट ऑफ कपल के इक्वल होगा। क्लियर है? और स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? तो एक बार क्लियर है, मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार और रिपीट कर देता हूं। जब किसी रिजिड बॉडी पर कोई कपल लग रहा हो तो स्पेस में जितने सारे पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क निकाले तो वह क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। क्लियर है? यानी वह क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। क्लियर है? और वह होगा कितना, तो मोमेंट ऑफ कपल के इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक है, और यह केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, कपल फोर्सेस के लिए ही वैलिड है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि यह फोर्स 10 न्यूटन का हो या 20 न्यूटन का हो तो और यह कॉन्सेप्ट लगा दो तो आंसर नहीं मिलेगा। यह जादू तभी संभव है जब फोर्सेस क्या हो, कपल के फॉर्म में हो। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है। तो एक स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है, एक नेट टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल, net torque due to force couple is same about each point in space। क्लियर है? ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना होगा कि कपल के कारण नेट टॉर्क जो होगा स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट सेम होगा। क्लियर है? ठीक है, यह किसके लिए केवल वैलिड है, कपल के लिए, फोर्स कपल के लिए वैलिड है। क्लियर है? यानी कि जब कभी भी किसी भी सिस्टम पर कपल एक्टिव हो तो स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट उस सिस्टम पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह सेम होगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, तो यही हमने यहां पे स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है। तो इस तरीके से यह जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसे हम एक बार पढ़ देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस forming a couple about any point in space is constant, same and equal to the moment of couple। सेम चीज है। क्लियर है? सेम चीज है। आपको यह स्टेटमेंट नोट कर लेना है, यह स्टेटमेंट आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। समझ में आ गया? यानी कि जब आप एकदम ठेठ भाषा में, रफ भाषा में याद रखो कि जब किसी भी सिस्टम पर कोई कपल एक्टिव होगा तो उस सिस्टम पर स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह सेम होगा। क्लियर है? बस इसे याद रखो, बाकी सारा चीज भूल जाओ। तो यहां पे एक हम बॉक्स बना देते हैं। क्लियर है? तो यहां पे एक हम बॉक्स बना देते हैं, उस बॉक्स को आप याद रखिएगा। जब किसी सिस्टम पर कपल लग रहा हो, ड्यू टू ए कपल ऑन सिस्टम, किसी सिस्टम पर एक कपल लग रहा हो, ठीक है, देन एफ नेट जो होगा
वह क्या होगा, 0 होगा। टाउनेट जो होगा वह क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्लियर है। एंड टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस विल बी सेम। बस ये याद रखना है जब किसी भी कपल के लिए, ठीक है, यानी कि जब कभी भी किसी सिस्टम पर कपल लग रहा होगा तो एफ नेट 0 हो जाएगा। क्लियर है, जो हमने ये सेकेंड पॉइंट पे आपको समझा दिया है। क्लियर है, लेकिन टाउनेट 0 नहीं होगा, यह भी हमने सेकेंड पॉइंट पे समझा दिया है। और इस पॉइंट पे हमने क्या समझाया है कि टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस विल बी सेम। स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, उस सिस्टम पर सेम होगा। क्लियर है। अब हम लोग इसी पॉइंट से संबंधित कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। क्लियर है। केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, रॉड है। और इस रॉड के इस पॉइंट पे हमने कोई फोर्स F इधर लगाया, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, और यह फोर्स इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर है। यहां हमने फोर्स F इधर लगाया, इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड F है, और यह भी फोर्स इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर है। तो यह एक कपल है। क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे जो होगा एफ नेट जो होगा वह क्या होगा, 0 होगा। एफ नेट क्या होगा, वह 0 होगा। लेकिन टाउनेट जो होगा वह 0 नहीं होगा। यहां पे टाउनेट क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्लियर है। एंड टॉर्क अबाउट, टॉर्क ऑन रॉड अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस, इन स्पेस विल बी सेम। क्लियर है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर है, तो ये केस आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर। ठीक, अब हम लोग बी सेकेंड केस देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रॉड है, ये हमारे पास एक क्या है, रॉड है, और हमने इस रॉड के इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स F लगाया, और रॉड के इस पॉइंट पर कुछ इस डायरेक्शन में F फोर्स लगाया। क्लियर है। और यह फोर्सेस क्या है, आपस में पैरेलल है, अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड के है। क्लियर है। और इस रॉड का लेंथ हमने L माना। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एफ नेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। टाउनेट कितना आ जाएगा, टाउनेट जो होगा यानी कि कपल के कारण नेट टॉर्क जो होगा वह टॉर्क ड्यू टू कपल कितना हो जाएगा, वह कितना हो जाएगा, एफ इंटू एल हो जाएगा। क्लियर है। सेंस कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। और यह किसके इक्वल नहीं है, 0 नहीं है, यानी टॉर्क इस समय कितना है, 0 नहीं है। क्लियर है। ठीक। और टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क निकालना चाहे, पी पॉइंट है स्पेस में कहीं, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट पी जो होगा वह कितना हो जाएगा, वह भी एफ एल ही होगा। वह किस सेंस में होगा, इसी सेंस में होगा, इस इक्वेशन के इस स्टेटमेंट के अनुसार। क्लियर है। टॉर्क अबाउट पॉइंट पी जो होगा वह कितना होगा, एफ एल होगा। क्लियर है। या क्लियर है ये चीज, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, टॉर्क अबाउट ईच पॉइंट इन स्पेस विल बी सेम। सेम होता है, एंड इक्वल टू किसके होता है, एंड इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल। यही ना होता है, यही ना स्टेट में पढ़े हैं, मोमेंट ऑफ कपल। क्लियर है। ठीक। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए। मान लेते हैं यह कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। और ऑब्जेक्ट का यह इस पॉइंट पर हमने कोई फोर्स इधर लगा दिया 2F, और इसी पॉइंट पर कोई फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगा देते हैं F। इस डायरेक्शन में क्या लगा देते हैं, F लगा देते हैं। क्लियर है। तो इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वह कितना होगा, देखो इधर F हो जाएगा, इधर 2F है, इधर F है, तो इधर इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, F हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन को हम लोग कुछ ऐसे दर्शा दिए। क्लियर है। यानी कि एफ नेट क्या हो गया, 0 नहीं है। क्लियर। ठीक। और यदि हम लोग इस पॉइंट के बाद टॉर्क कैलकुलेट करना चाहे तो टाउनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। क्लियर है। तो जब आप इस बी पॉइंट को और इसी पॉइंट को काफी गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस बी पॉइंट में क्या दिखाई दे रहा हमें, कि इस सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वह 0 है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि किसी सिस्टम पे अगर कोई नेट फोर्स 0 लग रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उस सिस्टम पे नेट टॉर्क भी 0 ही हो। यह संभव, यह ऑलवेज ट्रू नहीं है।
क्लियर है। ठीक उसी तरह से यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क कितना है, 0 है लेकिन फिर भी इस सिस्टम पर कोई ना कोई नेट फोर्स लग रहा है। क्लियर है। तो यह भी जरूरी नहीं है कि किसी सिस्टम पे अगर नेट टॉर्क ही 0 हो जाए तो सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो, 0 हो, यह भी कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है। तो 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रख लेना है। पहला पॉइंट, इफ एफ नेट इज 0, then if f net is 0 then not necessary that tau net 0 is equal to 0। यह जरूरी नहीं है कि टाउ नेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है। ठीक उसी तरह से यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इफ टाउ नेट इज 0 then not necessary that f net is 0। यह जरूरी नहीं है कि f net भी 0 हो जाए जब टाउ नेट 0 हो तो। क्लियर है। ठीक है। लेकिन जब f net 0 होगा तो समस्त पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। बस क्लियर है। यानी कि किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो उस सिस्टम पर स्पेस के हर एक पॉइंट के बाद टॉर्क सेम होगा। टॉर्क सेम हम बोल रहे हैं, 0 नहीं बोल रहे हैं, टॉर्क सेम होगा। क्लियर है। हो सकता है कि 0 हो सकता है कि 0 ना हो। क्लियर है। ठीक है। पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि एफ नेट 0 है तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि उस सिस्टम पर टाउ नेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है। ठीक है। यदि किसी सिस्टम पर टाउ नेट 0 है तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि उस सिस्टम पर नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। तो आपको ये 3 स्टेटमेंट हमेशा जीवन भर आपको याद रखना है। क्लियर। ओके। अब हम लोग 5th पॉइंट देखते हैं, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, इससे संबंधित क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। क्लियर। ठीक। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक्स वाई सिस्टम है, या हमारे पास एक एक्स वाई जेड सिस्टम है, एक्स वाई और इधर कहीं जेड एक्सिस है। क्लियर है। ठीक है। और इस एक्स वाई जेड एक्सिस पे मान लेते हैं कि यह कोई रिजिड बॉडी है, या कोई क्या है, रिजिड बॉडी है। क्लियर है। ठीक है। और इस रिजिड बॉडी पर मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में कोई F1 फोर्स लग रहा है, या इस पॉइंट पर कोई F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पॉइंट पर कोई F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पॉइंट पर कोई F3 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर। इस पॉइंट पर कोई F4 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है। ठीक है। तो अगर हम यह बोले कि इस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, तो आपसे अगर हम ये पूछा जाए कि इस सिस्टम पे, इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम, और ब्रैकेट में लिख देते हैं रिजिड बॉडी, इज इक्वल टू कितना होगा, क्या लिखेंगे हम, सिंपल जानते हैं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर कर देंगे, डॉट 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 कर देंगे, तो यही क्या मिल जाएगा, इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, यही क्या हो जाएगा, इस सिस्टम पे लगने वाला, इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा। इसे यदि हम लोग F नेट से इंडिकेट करें तो F नेट बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस F4 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। एंड एक और कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं, एंड लेट, और ये हम मान लेते हैं कि एफ नेट जो है, इस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वह 0 है। इस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स कितना मान लिए, 0 मान लिए। क्लियर है। इस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स हमने कितना माना, 0 माना। अभी जस्ट हमने 4th केस में क्या पढ़ा है कि जब किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है तो स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट उस सिस्टम पर नेट टॉर्क क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्लियर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से जस्ट हम लोग लिख सकते हैं कि टॉर्क ऑन दिस सिस्टम
नेट टॉर्क ऑन दिस सिस्टम अबाउट ईच पॉइंट इन स्पेस बराबर क्या हो जाएगा, सेम। स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, इस सिस्टम पर लगने वाला नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब यहां से यदि हम लोग एक चीज और एज्यूम कर ले, मान लेते हैं कि स्पेस के किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 निकल आया। क्लियर है? हमने स्पेस में अलग अलग पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करते चले गए और हमें यह पता चला कि एक पॉइंट, इस खास पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट टॉर्क अबाउट any one point in space is equal to 0। स्पेस के किसी एक पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क 0 कैलकुलेट कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, इस सिस्टम पर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, इस सिस्टम पर सेम है। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क 0 हो गया तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क इस सिस्टम पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। देन वी कैन से नेट टॉर्क ऑन दिस सिस्टम अबाउट each point in the space is equal to 0। क्लियर है? ठीक है। यानी कि टाउनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया था कि माना था कि यह कोई रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी पर F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, F5 वेक्टर डॉट 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 लग रहा है, कोई फोर्सेस लग रहा है। तो इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे तो हमें इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स मिल गया। क्लियर है? यदि इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 मिल गया हमें, यानी कि एफ नेट हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस रिजिड बॉडी पर स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क लगेगा वह कितना लगेगा, सेम होगा। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। और हमने यह भी माना कि स्पेस के किसी एक पॉइंट के अबाउट और हमने यह भी माना कि स्पेस के किसी खास पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना है, 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यही जो कंडीशन है, यहां से लेकर के यहां तक का यह जो कंडीशन हमें मिला, यही कंडीशन कहलाता है कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या हो सकता है? तो पहला कंडीशन, उस सिस्टम पर या उस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो, 0 हो। क्लियर है? दूसरा कंडीशन, उस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना हो, 0 हो। किस पॉइंट के अबाउट, स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो कोई भी सिस्टम या कोई भी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में कब माना जाएगा, उस समय माना जाएगा कि जब उस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए, और स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट, ईच पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो जाए, उस रिजिड बॉडी पर कितना लग रहा हो, 0 टॉर्क लग रहा हो। तो अब हम यह बोलेंगे कि वह रिजिड बॉडी किस कंडीशन में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। क्लियर? तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया एफ नेट जो हो गया उस रिजिड बॉडी पर या उस सिस्टम पर 0 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या हो गया, टाउनेट जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किस पॉइंट के अबाउट, एवरी पॉइंट, एवरी प्रत्येक पॉइंट के अबाउट
क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है, बस ये आपको हमेशा याद रखना है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए। क्लियर है, कैसे होता है हमने स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझा दिया। क्लियर, ओके। अब हम लोग छठा पॉइंट देखते हैं, यह लास्ट पॉइंट है इसलिए आप इसे काफी ध्यान से देखिएगा क्योंकि अंत भला तो सब भला। क्लियर है, ठीक। तो इस पॉइंट पे बोला गया है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ठीक। तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, यह हमारे पास एक क्या है, रिजिड बॉडी है। क्लियर है, या कोई XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्लियर है, और इस रिजिड बॉडी पर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में F1 लग रहा है, इस पॉइंट पर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है, इस पॉइंट पर कोई फोर्स F3 डायरेक्शन इस डायरेक्शन में F3 वेक्टर लग रहा है। क्लियर है, ठीक है, और इस पॉइंट पर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में F4 वेक्टर लग रहा है। क्लियर है, तो इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह कितना होगा, F नेट वेक्टर जो होगा वह कितना होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर की इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है, और यह F नेट वेक्टर किस पॉइंट पे लग रहा होगा यह हमें कैलकुलेट करना है, यह F नेट वेक्टर किस पॉइंट पे लग रहा होगा। तो मान लेते हैं कि यह F नेट वेक्टर इस पॉइंट पे लग रहा है, इस P पॉइंट पे F नेट वेक्टर लग रहा है। क्लियर है, इस P पॉइंट पे क्या लग रहा है, F नेट वेक्टर लग रहा है। तो इस P पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस P पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर है, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसका हम 3 डिफिनीशन याद रखेंगे। क्लियर है, और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इन तीनों डिफिनीशन में से किसी एक डिफिनीशन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो जहां पे जिस प्रॉब्लम में जिस डिफिनीशन का यूज करना होगा उस डिफिनीशन का यूज करेंगे। तो मेरा पहला डिफिनीशन है वह यह कहता है कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे कोई F नेट फोर्स लग रहा है, इस रिजिड बॉडी के इस पॉइंट पे कोई F नेट फोर्स लग रहा है और F नेट कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है, ठीक है, तो यदि हम लोग इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहें तो टॉर्क के अबाउट पॉइंट P कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इस P पॉइंट पर ही क्या लग रहा है, F नेट लग रहा है, और F नेट लग रहा है इस P पॉइंट पर F नेट लग रहा है, तो F नेट का इस P पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अबाउट टॉर्क कितना हो जाता है, सभी फोर्सेस का 0 हो जाता है। क्लियर है, तो मेरा जो पहला डिफिनीशन होगा वह यही डिफिनीशन है कि क्लियर है, तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अबाउट सिस्टम पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होता है वह कितना होता है, 0 होता है। तो स्टेटमेंट हम लोग क्या याद रखेंगे, द पॉइंट अबाउट विच torque of all the forces, about which net torque of all the forces is 0, then that point is called पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो पहला स्टेटमेंट आपको यही याद रखना है कि याद रखना है कि द पॉइंट अबाउट विच नेट टॉर्क ऑफ द फोर्सेस इज 0, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर है, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। क्लियर है, तो यह डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। इस डिफिनीशन के अनुसार पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सिस्टम दिया गया है उस सिस्टम पर जितने सारे फोर्स दिए गए होंगे उन सभी फोर्स के का हम लोग एफ नेट निकाल लेंगे और मान लेंगे कि किसी पॉइंट के पर वह एफ नेट लग रहा है और उस पॉइंट के अबाउट जितने सारे फोर्स दिए गए हैं सभी फोर्स का हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे और टॉर्क को वेक्टरली ऐड कर देंगे। और यदि वह टॉर्क 0 आ जाता है, क्लियर है, यदि उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि वही पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। क्लियर है, तो पहला डिफिनीशन याद रखना है, द पॉइंट अबाउट विच नेट टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर, ठीक। अब हम लोग इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, दूसरा डिफिनीशन समझते हैं।
मान लेते हैं यह कोई रिजिड बॉडी है, इस पर F1 F2 F3 F4 कोई फोर्स लग रहा है, क्लियर है। तो नेट फोर्स कितना होगा, इतना होगा, ये हम लोग जानते हैं, क्लियर है। मान लेते हैं कि F0 यहाँ इस पी पॉइंट के अबाउट लग रहा है, क्लियर है। तो पहला जो डिफिनीशन है वह टी इस पी पॉइंट के अबाउट F1 का F2 का F3 का F4 का सभी का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे और सभी का टॉर्क को हम लोग वेक्टरली ऐड कर देंगे और वह जीरो आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि यही मेरा पी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, क्लियर है, ठीक है। पहला डिफिनीशन तो ये हो गया, क्लियर, ठीक। दूसरा डिफिनीशन क्या कहता है कि यह मान लेते हैं कि कोई रिजिड बॉडी है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। मान लेते हैं कि यह क्या है, सेंटर ऑफ मास है, यह जो पॉइंट है वह सेंटर ऑफ मास है, क्लियर है, ठीक। तो यह F1 फोर्स या F2 फोर्स या F3 फोर्स या F4 फोर्स इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रिजिड बॉडी में मान लेते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंजिंग ला रहा है वह डेल्टा ओमेगा ला रहा है, क्लियर है, ठीक है। और यह F1 फोर्स या F2 फोर्स या F3 फोर्स या F4 फोर्स इस सेंटर ऑफ मास के लीनियर वेलोसिटी में जो चेंजिंग ला रहा है वह मान लेते हैं कि डेल्टा VCM ला रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो यदि हम लोग इस F1 को F2 को F3 को F4 को हटा दे और इस P पॉइंट पर कोई Fnet फोर्स इधर लगा दे, तो यह Fnet फोर्स यदि इस सेंटर ऑफ मास के एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंजिंग ला रहा है एग्जैक्टली डेल्टा ओमेगा ही ला रहा है, क्लियर है। और इस सेंटर ऑफ मास के लीनियर वेलोसिटी में जो चेंजिंग ला रहा है वह भी एग्जैक्टली VCM डेल्टा VCM ही ला रहा है, तो हम लोग यह बोलेंगे कि यह पॉइंट जो है मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और यह जो फोर्स हमने यहाँ पे लगा रहे हैं यही फोर्स मेरा क्या है, इक्विवेलेंट फोर्स है इस F1 का F2 का F3 का F4 का, क्लियर है, ठीक है। तो यह भी डिफिनीशन आपको अच्छी तरह से समझ में अब आ गया होगा, क्लियर है, ठीक। अब हम लोग तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी भाषा में, इसे आप लोग अपनी भाषा में नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। अब पॉइंट्स, अब हम लोग इसका तीसरा डिफिनीशन दे सीखते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, क्लियर है, और इस रॉड के इस इन पर हमने कोई फोर्स इधर F1 लगाया वेक्टर और हमने यहाँ पे एक दूसरा फोर्स लगाया F2 वेक्टर, तो इस रॉड पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, Fnet जो होगा वह कितना होगा, F1 प्लस F2 वेक्टर होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर होगा, क्लियर है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यह कोई पॉइंट है, यही पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। हम क्या मान लेते हैं, लेट यह जो O पॉइंट है इस पॉइंट को बोल देते O एंड लेट कर लिए O बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस O पॉइंट को मान लिया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, क्लियर है। यदि हम लोग इस Fnet को इस O पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे, Fnet मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में लगेगा, Fnet यहाँ पे किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में ना Fnet लगेगा, क्लियर है, Fnet इस डायरेक्शन में लगेगा। यदि हम लोग इस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट वाले डायरेक्शन में अगर Fnet लगा दे, यानी कि इस डायरेक्शन में यदि हम लोग Fnet लगा दे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में Fnet इस डायरेक्शन में लगा दिए, तो यह जो रॉड होगा वह किस कंडीशन में आ जाएगा, देन रॉड विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्लियर है, ठीक है। यह बात समझ में आ गया, क्लियर है। यानी कि जब हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर, क्लियर है, नेट फोर्स के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग नेट फोर्स लगा देंगे तो वह सिस्टम जो होगा वह किस कंडीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ जाएगा, क्लियर है। यह बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है। यानी कि जब कभी भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर ही नेट फोर्स लगा दो, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन वह रियल में लग रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, वह सिस्टम जो हो जाएगा वह किस कंडीशन में आ जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपको क्या याद रख लेना है, क्या नोट कर लेना है, इफ नेट फोर्स is applied at the point of application of force in opposite direction, then the system will be in
इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर है? तो वह सिस्टम किस कंडीशन में होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये 3 डिफिनीशन दिए गए हैं, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ये 3 डिफिनीशन आपको याद है तो आप आसानी से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, मैं इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल सॉल्व करा दूंगा अगले वीडियो में, तो आपको यह जो कॉन्सेप्ट है काफी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तब तक के लिए बाय बाय।